गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल ना कर लेते। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 12 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के खिलाफ 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है? तो राइट आंसर होगा नता प्रथा। नता प्रथा के अकॉर्डिंग हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा नता प्रथा के खिलाफ 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा को लेकर 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया। नोटिस 2020 के एक मामले को अनुसरण करता है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया और बाद में उसकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आयोग में शिकायत दर्ज की गई। साथ ही साथ 11 जुलाई 2019 को ग्रामीणों द्वारा देखे गए नाता प्रथा सौदे के हिस्से के रूप में दूल्हे ने 60,000 रुपए का भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 10 जनवरी 2020 तक किया जाना था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि किस तरीके से नाता प्रथा के अकॉर्डिंग पहले आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि नाता प्रथा क्या होता है। तो नाता प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को कुछ रकम में बेच देते हैं और इसकी वजह से उसकी मृत्यु की सूचना को सामने देखने को मिलता है। इसी प्रथा को रोकने के लिए हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा 4 राज्यों में नोटिस जारी की गई। वो कौन कौन स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऐसे शहरों में इस नाता प्रथा को रोकने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा नोटिस को जारी की गई। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में नाता प्रथा से रिलेटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 4 राज्यों को नोटिस भेजा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा सेबी को। सेबी को हाल ही में अवॉर्डेड सम्मानित किया गया बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर के क्षेत्र में बाय द एशियन बैंकर के द्वारा। इस सेबी को हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर के माध्यम से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र और वार्ष्णेय ने प्राप्त किया है। सेबी की उल्लेखनीय उपलब्धियों में T+1 निपटान चक्र की शुरुआत शामिल है और यह चरणबद्ध पहल 2021 में शुरू हुई और जनवरी 2023 तक पूरी तरह से लागू हो गया, जिससे निवेशकों को ट्रेडिंग के बाद अपने फंड तक पहुंचने में लगने वाले समय काफी कम हो जाएंगे और इस बदलाव से बाजार में तरलता और दक्षता बढ़ेगी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द एशियन बैंकर के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में फोनपे ने संपर्क रहित भुगतान के लिए किस देश की कंपनी पिकमी के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हाल ही में फोनपे ने पार्टनरशिप के साथ एक समझौता किया जिसमें पूरी तरीके से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर वर्क करेगी। वो भी किस कंपनी के साथ? तो पिकमी कंपनी किस कंट्री की कंपनी है? तो श्रीलंका की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फोनपे ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए निर्बाध यूपीआई आधारित क्यूआर भुगतान सक्षम करने के लिए श्रीलंका के प्रमुख राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। यह साझेदारी भंडार नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बाहर निकलते ही पिकमी सवारी पर कैशलेस लेनदेन की सुविधा प्रदान करके उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम को सामने दिख रहा है। साथ ही साथ फोनपे के यूपीआई आधारित क्यूआर भुगतान प्रणाली को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके पिकमी का लक्ष्य श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए उस तनाव को कम करना है जिसमें फोनपे उपयोगकर्ता अपनी यात्रा के लिए यूपीआई से सुरक्षित और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि पूरी तरीके से हमारी सुविधाओं को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि फोनपे जो अब श्रीलंका में भी वर्क करेगी किस कंपनी के साथ मिलकर? तो पिकमी कंपनी के साथ मिलकर।
तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 2024? पूरा लेख का तत्व ये है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दस्तावेज है उनकी याद को याद रखने के लिए हर वर्ष 9 जून को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 9 जून को हम प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस मनाते हैं और यह दिन हमारे समाज में अभिलेखों और पुरालेखों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का थीम रखा गया है साइबर आर्काइव्स, जो कि अभिलेखागार के महत्व का सम्मान करना के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार 2004 में वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार कांग्रेस के दौरान आया था। 3 साल बाद 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद ने पहल की और आधिकारिक तौर पर 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरनेशनल आर्काइव्स डे हम लोग हर वर्ष 9 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इंटरनेशनल आर्काइव्स डे की थीम क्या रखी गई? तो राइट आंसर हो जाए साइबर आर्काइव्स। इसकी सबसे पहले घोषणा कब की गई थी? तो साल 2004 में, और पूरी तरीके से साल 2007 में 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। इस तारीख को 1948 में उस दिन की याद दिलाता है जब चुना गया था जिस दिन यूनेस्को के तत्वाधान में आईसीए बनाया गया था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में खबरों में रही आत्मकथा सोर्स कोड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स से संबंधित है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो बिल गेट्स की। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि बिल गेट्स की एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, उस पुस्तक का नाम है सोर्स कोड। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स की घोषणा की है और यह किताब 4 फरवरी 2025 को बाजार में आने वाली है। गेट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की कि उनके संस्मरण के लिए प्री ऑर्डर खुले हैं, जिसे उन्होंने ओरिजिन स्टोरी नाम दिया है। आत्मकथा महत्वपूर्ण क्षणों पर भी प्रकाश डालेगी, जैसे कॉलेज से लगभग बाहर निकाल दिया जाना और किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु हो जाना। ऐसी घटनाएं जिन्होंने उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रक्षेपवक्र को गहराई से प्रभावित किया है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि बुक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाल ही में बिल गेट्स के नए पुस्तक सोर्स कोड का हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 4 फरवरी 2025 को बाजार में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये किसकी पुस्तक है? तो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उनके पूरे ऐतिहासिक चीजों को दर्शाया गया, किस तरीके से उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और साथ ही साथ उनके प्रियजन की अचानक मृत्यु की वजह से उनके लाइफ में कैसे प्रभावित हुए। ये सारी घटनाएं इस सोर्स कोड नामक पुस्तक में मेंशन की गई है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया हाल ही में 42nd मेंबर ऑफ कंट्री बना है जिन्होंने साइन किया है आर्टेमिस एग्रीमेंट को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पेरू और स्लोवाकिया ने वाशिंगटन मुख्यालय में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेरू ऐसा करने वाला 41वां देश था और स्लोवाकिया ऐसा करने वाला 42वां देश बन गया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में साइन करने वाला 41वां कंट्री कौन बना था? तो पेरू। और 42वां कंट्री कौन बना है? तो स्लोवाकिया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखनी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और 7 अन्य राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देश बने थे, जिसने इसे बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों के प्रारंभिक सेट की पहचान की। मानवता के लिए अंतरिक्ष का लाभकारी उपयोग को भी सामने दर्शाया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के द्वारा हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद इन्होंने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संसद चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन की बड़ी जीत के मद्देनजर
इस महीने के अंत में संसदीय चुनाव की घोषणा की है और उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा भी करते हुए ये भी कहा कि 2 चरणों का मतदान 30 जून और 7 जुलाई को होगा, जबकि ओलंपिक 26 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूरोपीय संघ चुनाव का परिणाम यूरोप की रक्षा करने वाली पार्टियों के लिए अच्छा परिणाम नहीं है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि फ्रांस में शीर्ष स्कोरिंग नेशनल रैली सहित सुदूर दक्षिण पंथी पार्टियां फ्रांस में यूरोपीय संघ के चुनाव में 32% से अधिक वोट हासिल करने में कामयाब रही। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने वहां की संसद को भंग करते हुए घोषणा किया कि अगले 2 चरणों का मतदान 30 जून और 7 जुलाई को होगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ डिफेंस मिनिस्टर इन द मोदी कैबिनेट 3.0 में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नरेंद्र मोदी की मोदी 3.0 ने 9 जून 2024 को 30 कैबिनेट मंत्रियां, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियां और 36 राज्य मंत्रियां के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी की नई मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं और इसमें एनडीए सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना और अन्य के 11 मंत्री इसमें शामिल है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 के लिए शपथ ग्रहण कर चुकी है 9 जून 2024 को और इसी के साथ उन्होंने अपने 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ पूर्णतः तरीके से अपने कैबिनेट को स्थापित कर दिए हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने रिवीजन बैच की ओर। 11 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहां हुआ? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 8 जून को। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता जू वेंजुन को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में किस देश का माउंट कनलाओन ज्वालामुखी फट गया है? तो राइट आंसर होगा फिलीपींस का। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लुइसविले में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा पूजा तोमर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन पर किस देश के साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज या ऑप्शन डी डीपीएसपी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।